हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने डीके के बारे में पढ़ा। डीके क्या होते हैं? डीके वे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हमें इनिशिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतः अपने आप होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप नहीं होते, हमें इन्हें इंड्यूस करना, उन्हें प्रेरित करना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं। इसे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल या इंसिडेंट पार्टिकल बोलते हैं। इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल, ये एक छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम लोग पेरेंट न्यूक्लियस पर इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें प्रोडक्ट में डॉटर न्यूक्लियस और एक पार्टिकल मिलता है, इसे हम लोग स्कैटर्ड पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल या डिटेक्टेड पार्टिकल कहते हैं। डिटेक्टेड पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट पार्टिकल और डिटेक्टेड पार्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो हम लोग का पहला टाइप है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस इलास्टिक स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है, इस एग्जांपल में न्यूट्रॉन इंसिडेंट होता है और हमें प्रोडक्ट में डिटेक्टेड पार्टिकल भी न्यूट्रॉन ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग में क्या होगा, जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा वही डिटेक्टेड पार्टिकल होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग। अब ये स्कैटरिंग दो तरह के होते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग, अगर इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता और ये डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, जस्ट इसका क्या हो जाता है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। उसके बाद दूसरा और एक होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होता है, इसमें जो है डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल की भी एनर्जी चेंज हो जाती है, पार्टिकल वही रहेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ था, न्यूट्रॉन ही हमें मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या मिलेगा, गामा मिलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। इसके बाद रेडिएटिव कैप्चर, ठीक है। ये जो है न्यूट्रॉन इंसिडेंट होगा और कैप्चर हो जाएगा, गामा हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, ये रेडिएशन, ठीक है। फोटोन हमें अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिले डॉटर न्यूक्लियस के साथ, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेडिएटिव कैप्चर, ठीक है। उसके बाद फिजन, फ्यूज़न, ये सब रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन इस टाइप से होते हैं, ठीक है। अभी इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो हम लोग का न्यूक्लियर रिएक्शन आता है वो है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसमें एक हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। एक भारी नाभिक का दो हल्के और लगभग लगभग समान हल्के भार वाले नाभिकों में टूटना, ठीक है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न या नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में संलयित होकर संयोग करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस अभिक्रिया को संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया में भी बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है।
ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक डॉटर न्यूक्लियस और एक डिटेक्टेड पार्टिकल भी हमें मिलता है, ये होता है नाभिक न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब एक एक करके इन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एक हम लोग का क्या होता था, इंसिडेंट पार्टिकल होता था, ठीक है, और एक पेरेंट न्यूक्लियस, उसके बाद एक डॉटर न्यूक्लियस और एक डिटेक्टेड पार्टिकल या स्कैटर्ड पार्टिकल भी इसे बोलते थे हम लोग। इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से भी, इस नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा पेरेंट न्यूक्लियस, उसके बाद ब्रैकेट में पहले होगा प्रोजेक्टाइल या इस इंसिडेंट पार्टिकल, उसके बाद डिटेक्टेड पार्टिकल या स्कैटर्ड पार्टिकल बोलें, और इसके बाद होगा पेरेंट, सॉरी डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, इस टाइप से भी न्यूक्लियर रिएक्शन को, इस टाइप से भी न्यूक्लियर रिएक्शन को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों नोटेशन का मतलब सेम ही है, ठीक है। इसमें ये जो छोटा पार्टिकल है ये इंसिडेंट पार्टिकल है, ये हम लोग का पेरेंट न्यूक्लियस है। इस केस में भी यहाँ पे जो होगा वो इंसिडेंट पार्टिकल होगा और ये जो है पेरेंट न्यूक्लियस होगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में और भी, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसके साथ एक पार्टिकल और बन जाता है ए, यहाँ y के साथ एक पार्टिकल और a मिलता है, तब इसे हम लोग यहाँ पे x y और डैश लगा के a और y इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में हमें ये डैश से जो है वो सेपरेट होता है, दो पार्टिकल मिल रहे हैं। इस टाइप से ये नोटेशन दोनों नोटेशन में हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का पहला टाइप, स्कैटरिंग रिएक्शन। ठीक है, स्कैटरिंग रिएक्शन क्या होता है, अगर हमारा इंसिडेंट पार्टिकल यदि हमारा इंसिडेंट पार्टिकल सेम एज डिटेक्टेड पार्टिकल y, ठीक है, तब ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग बोलेंगे। यदि हमारा इंसिडेंट पार्टिकल क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल, जैसे एक एग्जांपल ले लें, न्यूट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें न्यूट्रॉन ही मिल रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट, ये भी डॉटर न्यूक्लियस भी हमें क्या मिलेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे n होगा, ये x और ये x प्लस एन मिलेगा। ये जनरली ये रिएक्शन होता किस टाइप से है, देखो यहाँ पे ये हम लोग का डॉटर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहाँ पे ये इंसिडेंट पार्टिकल आएगा और ये यहाँ दूर से ही ऐसे स्कैटर्ड होके चला जाता है, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, जिसमें ये इसके एनर्जी और इसकी एनर्जी में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं आता, बस ये जो न्यूट्रॉन है इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग, ऐसे रिएक्शंस को स्कैटरिंग रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे रिएक्शंस को
स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, स्कैटरिंग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, इसमें एनर्जी चेंज नहीं होता, इसमें इंसिडेंट पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। इसके बाद सेकेंड आता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन इंसिडेंट होता है, ठीक है, इंसिडेंट होने के कारण ये इससे स्कैटर्ड होकर चला तो जाता है, लेकिन इस पर भी जो है कुछ एनर्जी दे देता है। ठीक है, इस पर कुछ जो है एनर्जी जो है इसे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और खुद भी जो है अपनी एनर्जी को कम कर लेता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन ही मिलता है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और अपना एनर्जी का कुछ भाग जो है इस पार्टिकल को दे देगा। ठीक है, और यहाँ से या तो ये एनर्जी इसे इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, या फिर ये फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी जो है वो नो चेंज इन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी में जो है वो कोई भी चेंज नहीं होगा, और इसमें क्या होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का स्कैटरिंग रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंड पिकअप रिएक्शन। पिकअप रिएक्शन, पिकअप रिएक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट पार्टिकल एक्स गेन्स न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, गेन्स न्यूक्लियंस फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस। इसमें क्या करता है, जो इंसिडेंट पार्टिकल एक्स होता है, ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल एक्स कुछ न्यूक्लियॉन्स जो है वो गेन कर लेता है। ठीक है, किससे, पेरेंट न्यूक्लियस से। ठीक है, इस पेरेंट न्यूक्लियस से जो है वो कुछ न्यूक्लियॉन्स जो है वो गेन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ए ना रह के ए चेंज हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये जेड डैश हो जाएगा, ये जो है चेंज हो जाएगा। तो ये अगर न्यूक्लियन गेन कर लेता है, तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पिकअप रिएक्शन बोलेंगे। मतलब इसमें जो है न्यूक्लियंस बढ़ जाएगा, जो वाई होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक्स से ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन हम लोग का 16O8 पे हम लोग एक ड्यूटीरियम इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, ट्रीटियम मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियॉन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम हम लोग इंसिडेंट करवाए। ठीक है, और ये 16 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें क्या मिला, इसका एक न्यूक्लियॉन जो है वो कम हो गया, एक न्यूट्रॉन कम हो गया। ठीक है, प्रोटॉन नंबर 8 सेम है 8, और हमें क्या मिला, 3H1। ठीक है, एक ट्रीटियम मिला। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम
ड्यूटेरियम, और ये होता है हम लोग का ट्रीटियम। तो न्यूक्लियॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। यहाँ पे देखो, ये जो हम लोग का इंसिडेंट पार्टिकल है इसमें दो न्यूक्लियॉन है, और यहाँ पे कितने न्यूक्लियॉन है, तीन न्यूक्लियॉन है, ठीक है। जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अगर इस तरह से गेन कर लेता है तब इसे हम लोग बोलते हैं पिकअप रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। पिकअप मतलब वो क्या कर लेगा, सेकेंड है स्ट्रिपिंग रिएक्शन। स्ट्रिपिंग रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। इंसिडेंट पार्टिकल लूज न्यूक्लियन टू पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना न्यूक्लियॉन्स जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस को दे देगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में ही अगर ऑक्सीजन में अगर हम लोग हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तब प्रोडक्ट में हमें फ्लोरीन और एक क्या बोलना चाहिए, ड्यूटेरियम मिलता है। इस रिएक्शन को और कैसे लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है कहाँ, ऑक्सीजन के एटॉम में। अब प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, फ्लोरीन का एटॉम मिल रहा है, ठीक है। औ- और साथ ही साथ एक ड्यूटेरियम मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को, यहाँ पे क्या था, इसके पास चार न्यूक्लियॉन था, लेकिन जब ये रिएक्शन के बाद हमें जो पार्टिकल मिला, डिटेक्टेड पार्टिकल, इसमें कितने न्यूक्लियॉन हैं, दो न्यूक्लियॉन है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। एक रेडिएटिव कैप्चर भी होता है, उसे भी देख लेते हैं। रेडिएटिव कैप्चर, ठीक है। रेडिएटिव कैप्चर में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल इंसिडेंट होगा, ठीक है, जो पार्टिकल इंसिडेंट होगा वो पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमें एक डॉटर न्यूक्लियस और गामा फोटॉन जो है वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल कैप्चर हो जा रहा है और रेडिएशन इमिट हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटिव कैप्चर बोलते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये विखंडन, नाभिकीय विखंडन
अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हमारे पास अ, एक जो है हैवी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग सफिशिएंट एनर्जी का एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, तब ये क्या, तब हमें ये सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो डिफॉर्म होकर टूट जाता है और दो लगभग समान अ, क्या बोलते हैं मास के न्यूक्लियस जो है हमें मिलते हैं, ठीक है। और 3 न्यूट्रॉन मिलता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी क्या होती है, इमिट होती है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, या फिर इन्हें और एक नाम से भी हम लोग जानते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, इसे कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पार्टिकल बनता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं पार्टिकल बनता है, इंटरमीडिएट पार्टिकल। और ये इंटरमीडिएट पार्टिकल जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसी कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ये हम लोग का फिजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। U35 पे एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और इससे हमें क्या बना, U36 बना, ठीक है। स्टार, यहाँ पे स्टार क्या बता रहा है कि ये जो है अनस्टेबल होता है। अब क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तब ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये डिफॉर्म हो जाता है और डिफॉर्म होने के बाद ये क्या करता है, टूट जाता है, ठीक है। दो नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो कि हीट और रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलता है वो हीट के फॉर्म में मिलता है और रेडिएशन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। हीट और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिलता है और साथ ही साथ जो है 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट होते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये इससे रिलेटेड ना स्टेप के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि इससे रिलेटेड स्टेप क्या क्या होंगे, फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट देखो, एक एग्जांपल लेके ही समझते हैं इसको। जो पहला स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जिसे हम लोग बोलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे, थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। एक यूरेनियम 235 पर इंसिडेंट होता है और इससे हमें एक इंटरमीडिएट पार्टिकल यू 236 92 यहाँ पे, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 92 स्टार हमें मिलता है, ठीक है। ये स्टार यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि ये एक अस्थायी इंटरमीडिएट पार्टिकल होता है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। स्टेप टू, स्टेप टू क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन ऑफ 236 यू स्टार, ठीक है। ये जो है 236 यू स्टार जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो है स्फेरिकल शेप था, यहाँ पे न्यूट्रॉन आके इंसिडेंट हुआ, तब ये जो है लगभग लगभग यहाँ पे
ये स्फेरिकल शेप रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, कैसे, ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप के शेप में क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। इसके बाद स्टेप 3, फिजन। स्टेप 3 में क्या होता है, ये जो डिफॉर्म न्यूक्लियस है 236 U स्टार, ये जो है वो लगभग लगभग दो बराबर मास के क्या बोलना चाहिए, एलिमेंट 143 Ba 56 प्लस 90 और 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें जो है ये टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिफॉर्म्ड ये जो डिफॉर्म था, ठीक है, ये डिफॉर्म स्टेज है, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसका डिफॉर्मेशन हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, स्टेप सेकेंड हो गया, ठीक है, ये यहाँ से ये इस डिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये डिफॉर्मेशन के बाद ये इसका टूटना, ये क्या हो जाएगा, विखंडन, ये स्टेप थर्ड हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे हमें क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन और बेरियम जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी और 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, ये जो बेरियम 143 हमें मिला है, ठीक है, और क्रिप्टॉन, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अल्फा, या तो सॉरी अल्फा नहीं, या तो बीटा डीके करेंगे, या फोटोन इमिट करेंगे, या फिर न्यूट्रॉन इमिट करेंगे, ठीक है, और स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमिशन करेंगे, जैसे गामा इमिशन हो गया, बीटा इमिशन स्थायित्व के लिए होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, और न्यूट्रॉन इमिशन, ठीक है, इसके द्वारा ये क्या करेंगे, ND60 में जो है वो आ जाएंगे। ये जो है इनका क्या होता है, स्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। 4 बीटा पार्टिकल, 4 एंटी न्यूट्रिनो, और KR36, ठीक है, ये जो है 90 ZR40 प्लस 4 बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ये इन स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इन स्टेप्स के बारे में अगर हम लोग थ्योरी लिखना चाहें तो देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पार्टिकल जो है वो इंसिडेंट होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, न्यूट्रॉन इंसिडेंट ऑन पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, या फिर यहाँ पे क्या बोले,
235 यूरेनियम 235 पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है। ठीक है, और ये इंसिडेंट होने के कारण ये इसे अनस्टेबल कर देता है, लीड्स टू अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट, लीड्स टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ जो है यूरेनियम अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। स्टेप सेकेंड, ये जो स्टेट होता है ये इसमें अनस्टेबल स्टेट, क्या बोलना चाहिए, हाँ, ये अनस्टेबल स्टेट से कहाँ चला जाता है, डिफॉर्म्ड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, डिफॉर्म यानी कि अब इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, डम्बल टाइप का शेप बन जाता है, डिफॉर्म स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये जो स्टेप होता है इसमें ये बिफोर स्टेप बिफोर कॉलिजन, ये कॉलिजन के जस्ट पहले का स्टेप है। ठीक है, इसके बाद जो है वो कॉलिजन होता है, ये डिफॉर्म्ड हो जाता है डम्बल शेप में, इस टाइप से जो है ये बन जाएगा और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होता है, फिजन होता है। ठीक है, फिजन होगा और इस फिजन से हमें क्या मिलेंगे, टू फिजन फ्रेगमेंट, फिजन फ्रेगमेंट या डॉटर न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा, थ्री न्यूट्रॉन, तीन न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा, एनर्जी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो एनर्जी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे इस स्टेप में, स्टेप थ्री में क्या होता है, फिजन होता है और ये फिजन में जो है हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं इन न्यूट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं प्रो प्रोम्ड न्यूट्रॉन। यहाँ पे टोटल ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें तीन तरह के जो है वो न्यूट्रॉन यूज़ होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स का नाम आप लोग याद रखेंगे। पहला जो न्यूट्रॉन हम लोग जो इंसिडेंट होता है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन इंसिडेंट होता है ये क्या होता है, थर्मल न्यूट्रॉन होता है, थर्मल न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसके बाद ये रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन हमें मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन का क्या बोलना चाहिए, इमिशन होगा, दो फिजन फ्रेगमेंट बनेंगे और ये जो फिजन फ्रेगमेंट होंगे, फिजन फ्रेगमेंट हैव इक्वल एंड अपोजिट, इनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये होंगे, अपोजिट मोमेंटम। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा इनका। इसके बाद स्टेप फोर, जो फिजन फ्रेगमेंट होंगे, फिजन फ्रेगमेंट स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, फिजन फ्रेगमेंट फॉर स्टेबिलिटी इमिट्स, ये क्या क्या इमिशन कर सकते हैं, या तो ये क्या करेंगे, बीटा डीके करेंगे, या गामा डीके करेंगे,
या फिर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन इमिशन। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इन न्यूट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं डिले न्यूट्रॉन। डिले न्यूट्रॉन। पता नहीं आज इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम कौन कौन से न्यूट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप लोग याद रखिए। सबसे पहला न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहला तो हम लोग का क्या होता है, थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, टू इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन हम लोग का होता है, ठीक है, ये इंसिडेंट पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या होता है, हम लोग इसे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। इनिशियली यूज्ड न्यूट्रॉन, जो शुरुआत में हम लोग यूज़ करते हैं, इनिशियली यूज्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, इनिशियली यूज्ड न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को जो है हमें यूज़ करना, क्या दिक्कत हो रहा है आज, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है लग रहा है आज, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम लोग का आता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, आ, वो वो न्यूट्रॉन जो हमें फिजन में मिलते हैं, ठीक है, इमिटेड ड्यूरिंग फिजन, ठीक है, जो फिजन के दौरान क्या होते हैं, इमिट होते हैं, ठीक है, इन न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये न्यूट्रॉन इमिट होने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो चलने लगता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन रिएक्शन, ठीक है। अब हमें और न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो न्यूट्रॉन इमिट होते हैं प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, यही जो है आगे दूसरे यूरेनियम से टकरा के आगे जो है वो अभिक्रिया करते जाते हैं, इसीलिए ये जो अभिक्रिया है वो लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये चेन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, डिले न्यूट्रॉन। डिले न्यूट्रॉन, डिले न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, फिजन इमिटेड बाय, इमिटेड बाय फिजन फ्रेगमेंट, जो फिजन से जो हमें उत्पाद मिलता है, ठीक है, फिजन फ्रेगमेंट टू गेट स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी के लिए जो न्यूट्रॉन इमिट करते हैं, ठीक है, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिले न्यूट्रॉन बोलेंगे। ये कौन सा न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन है जो स्टेप फर्स्ट में यूज़ हुआ था। ये कौन सा न्यूट्रॉन है जो हमें स्टेप थर्ड में मिला था, ठीक है। और ये कौन सा न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन है जो हमें स्टेप फोर में मिला था, ठीक है। तो ये तीन तरह के न्यूट्रॉन के बारे में आप लोग याद रखेंगे, थर्मल न्यूट्रॉन, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन और डिले न्यूट्रॉन। ये डिले न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब डिले न्यूट्रॉन आते हैं तब न्यूट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का फिजन रिएक्शन, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन हम लोग दिए ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग था, ठीक है।
इसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? ये ऐसा क्या बोलते हैं उपकरण होता है जिसके अंदर हम लोग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हैं। जनरली देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन जब इनिशिएट होता है तब इसमें जो प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन इमिट होते हैं ये जो है आगे रिएक्शन को बढ़ाते जाते हैं और इसीलिए ये एक चेन रिएक्शन बनता है और बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रूप से बहुत ही ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलता है। जैसे यूरेनियम का जो बॉम्ब वगैरह बनाते हैं वो इसी पे बेस्ड रहता है, चेन रिएक्शन पे जो है वो बेस्ड रहता है। ठीक है, और इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, एनर्जी, हिरोशिमा नागासाकी में आप लोग जान ही रहे होंगे कि वो जो न्यूक्लियर बम जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब जो गिराया गया था, ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुआ था, एनर्जी और रेडिएशन। ठीक है, तो ये होता है। अब वही जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिया है वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड मतलब न्यूट्रॉन से प्रेरित, इंड्यूस्ड सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सस्टेन, एक बार बस हमें इंड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी फिर ये होते रहेगा। ठीक है, सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन इन्वॉल्विंग फिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियस, फिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रॉन इंड्यूस सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे जो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगा जो न्यूट्रॉन से हम लोग इंड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, सेल्फ सस्टेन्ड होगा। ठीक है, यानी कि ये कंट्रोलेबल होगा। एंड इन्वॉल्विंग फिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियस, ठीक, जो कि भारी न्यूक्लियस जो यूरेनियम का न्यूक्लियस होगा उसके फिजन पे बेस्ड होगा। इसके पर्पस क्या है? इसके तीन पर्पस होते हैं। सबसे पहला तो क्या है, इनिशिएट न्यूक्लियर, ये क्या करेगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को जो है वो इनिशिएट करेगा। ठीक है, इनिशिएट न्यूक्लियर फिजन। इसका सेकेंड पर्पस क्या है, कंट्रोल दिस रिएक्शन, कंट्रोल दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, और थर्ड होता है हम लोग का एक्सट्रैक्ट एनर्जी, एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम रिएक्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, रिएक्टर से जो है वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ये इसमें जो है दो पार्ट होते हैं, ये हम लोग का रिएक्टर पार्ट होता है और ये जो है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो है यूरेनियम फ्यूल होगा। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में ये दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, यूरेनियम का फ्यूल है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेटर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मॉडरेटर क्या होता है आगे देखेंगे। ठीक है, ये मॉडरेटर होता है, या तो ये इस टाइप से होता है या फिर ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर के बाद आता है रिफ्रैक्टर कोर, ये जो आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टर कोर होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का। ठीक है, ये रिफ्रैक्टर कोर होगा। ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है कंट्रोल रॉड। ये जो कंट्रोल रॉड होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करेंगे करेंगे जो है वो आगे देखेंगे। उसके बाद होता है कूलेंट। ठीक है, कूलेंट क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में जनरली होता है या गैस के फॉर्म में होता है या एलम के फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जाता है, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है, और इस हीट को एब्जॉर्ब करके जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर ले आएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर ये हीट को जो है हम लोग वाटर या और किसी में जो है वो ट्रांसफ़र करके स्टीम वगैरह, जैसे ये स्टीम बनाने वाला है, ठीक है, और भी कई मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं ये सब। तो यहाँ पे जैसे ये स्टीम बनाएगा और ये स्टीम का जो है फिर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी किसी इंजन को चलाने में या और किसी चीज़ में जो है इस स्टीम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कूलेंट जो है वो क्या करता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें 5 सबसे बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हम लोग का फ्यूल। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा, और ये फ्यूल जो है इसी में जो है वो न्यूक्लियर फिजन वगैरह होता है। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, आगे देखेंगे, ये जो है यहाँ फिजन से जो न्यूट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है, उनको स्लो डाउन करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है रिफ्लेक्टर कोर। ये रिफ्लेक्टर कोर क्या करता है, न्यूट्रॉन को जो है वो बाहर जाने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन हो सकता है कि बाहर चले जाएं, तो इनको बाहर जाने से रोकने का काम करता है रिफ्लेक्टर कोर। ठीक है, और इसके बाद ये जो कंट्रोल रॉड रहते हैं ये न्यूट्रॉन को जो है मतलब ये रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चौथा पांचवा होता है हम लोग का कूलेंट। ठीक है, ये कूलेंट क्या करता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम लोग का होता है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल हम लोग का न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो क्या होगा, U-35 यूरेनियम-35 होगा। ठीक है, या 233U, 238, ये सब यूरेनियम के क्या हैं, समस्थानिक हैं। ठीक है, फ्यूल रॉड। ठीक है, ये फ्यूल रॉड क्या हो सकता है, 233 यूरेनियम, ठीक है, 235 यूरेनियम, 238 यूरेनियम। ठीक है, 232 थोरियम, 235, ठीक है, प्लूटोनियम। क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, 235 प्लूटोनियम जो मोस्टली यूज्ड होता है। ठीक है, मोस्टली यूज्ड होता है हम लोग का एनरिच 235 यूरेनियम। अब ये एनरिच 235 यूरेनियम क्या होता है, जो नेचुरल रूप से हमें यूरेनियम का 238 समस्थानिक जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और ये स्टेबल होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो 235 यू में सबसे आसानी से होता है। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन का यूज़ करके हम लोग यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसमें जो है न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, U-35 में जो है वो चेंज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनरिचिंग। ठीक है, 238 यूरेनियम या 233 यूरेनियम को एनरिचिंग करेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, 235U, और इसे हम लोग बोलते हैं एनरिच 235। ठीक है, अब ये जो है आसानी से क्या हो जाता है, रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, ये होता है हम लोग का फ्यूल रॉड। उसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हम लोग का
मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा इससे जो न्यूट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है, वो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इनको स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्यों करेंगे? टू स्लो डाउन प्रॉम्प्ट, जो न्यूट्रॉन इमिट होते हैं उन्हें हम लोग प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं। टू स्लो डाउन प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का क्या बोलते हैं, यूज़ करते हैं। मॉडरेटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहला प्रॉपर्टी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखेंगे कि मॉडरेटर में जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस क्योंकि ये जो है न्यूट्रॉन को सिर्फ स्लो डाउन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका इन इलास्टिक लार्ज लार्ज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में हम लोग पढ़े थे कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो चेंज नहीं होता, बस उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही काम करेगा ये लार्ज इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका जो है इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये क्या करेगा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग करवाएगा, ठीक है। जो न्यूट्रॉन आएगा बस उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा और उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है, बाकी उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ना ही उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। स्मॉल न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या फिर स्मॉल न्यूट्रॉन कैप्चर कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो कम होना चाहिए, यानी कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दो ही प्रॉपर्टी होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लार्ज इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और स्मॉल न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होना चाहिए इसका, ठीक है। इसका एग्जांपल किन किन चीज़ों को हम लोग मॉडरेटर के रूप में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो यूज़ होता है वो है हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह में ड्यूटीरियम होता है, 2H1O2, ठीक है। HO2 जो होता है वो वाटर होता है और 2H1O2 जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग का हैवी वाटर होता है, या फिर इसे हम लोग D2, उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसे हम लोग D2O भी लिखते हैं, ठीक है, हैवी वाटर को। ये क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह में हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटीरियम होता है। आज बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मॉडरेटर हैवी वाटर ग्रेफाइट का भी यूज़ किया जाता है, और बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्राइड ऑफ मटेरियल, मेटल, हाइड्राइड मेटल का भी जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है हम लोग मॉडरेटर के तरह जो है वो यूज़ करते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है हम लोग का रिफ्रैक्टर कोर, द रिफ्रैक्टर कोर। ये रिफ्रैक्टर कोर क्या करता है, जो न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं उनको बाहर जाने से रोकता है, ठीक है। टू प्रिवेंट, क्या करेगा ये, टू प्रिवेंट न्यूट्रॉन
फ्रॉम एस्केपिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर जाने से रोकेगा। फ्रॉम कोर, जो भी जहाँ भी यूरेनियम लगा हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग कोर बोलेंगे, तो वो जो कोर है, ठीक है, कोर से बाहर जाने के लिए रोकता है, क्योंकि अगर बाहर चले जाएंगे तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए उनको बाहर जाने से रोकने के लिए रिफ्रैक्टर कोर लगा हुआ होता है। ठीक है, चौथा होता है हम लोग का कंट्रोल रॉड। ये बहुत ही कंट्रोल एंड सेफ्टी। ठीक है, ये क्या करता है, सेफ्टी अरेंजमेंट, सेफ कंट्रोल एंड सेफ्टी अरेंजमेंट। इसमें क्या लगे रहते हैं, कंट्रोल रॉड लगे रहते हैं। ठीक है, कंट्रोल रॉड। अच्छा, सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, ये जो है बहुत ही मोटे कंक्रीट कंक्रीट से जो है वो सील्ड होते हैं। ठीक है, कंक्रीट की दीवार से जो है ये बहुत ही ज़्यादा सील होते हैं। सराउंडिंग ए रिएक्टर विद मेसिव लेयर एंड प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, ये जो है क्लोज सर्किट रखते हैं। कंट्रोल रॉड क्या होता है, देखो, कंट्रोल रॉड क्या करता है, ये जो है न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के नंबर्स को या डेंसिटी को जो है वो कम करने का काम करता है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि अगर न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, तब ये जो चेन रिएक्शन है हम लोग का आगे लगातार जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तब हमें अगर कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन करवाना है, तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल होता है, ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कंट्रोल रॉड लगाते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, देखो, इसके प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है लार्ज न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। मॉडरेटर में क्या था, स्मॉल न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन था। यहाँ पे जो है वो लार्ज एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या, ताकि क्या करिए, ये जैसे ही हम लोग कंट्रोल रॉड को अंदर डालेंगे, ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग जनरली कंट्रोल रॉड के लिए जो है वो कैडमियम कैडमियम विथ बोरॉन रॉड का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होता है हम लोग का कंट्रोल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। पांचवा होता है कूलेंट। ठीक है, कूलेंट क्या करता है, टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड एक्सट्रैक्ट हीट। ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, कहाँ, फ्रॉम रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर से जो है वो आ, क्या बोलते हैं, जो हीट जनरेट होती है रिएक्टर के अंदर, उसे जो है वो बाहर निकालने का काम क्या कौन करता है, कूलेंट करता है। कूलेंट में कूलेंट के एग्जांपल क्या क्या हैं। ठीक है, कूलेंट का सबसे पहला एग्जांपल है, अच्छा, ये जो है अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि गैस फॉर्म में, गैसेस। ठीक है, गैसेस में हम लोग CO2 गैस,
ठीक है। हीलियम, स्टीम, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे लिक्विड के फॉर्म में जो कूलेंट होते हैं वो क्या हो सकते हैं, हम लोग का हैवी वाटर हो सकता है। ठीक है, हैवी वाटर। और थर्ड है, और भी जैसे मोलेंट मटेरियल। मोलेंट मतलब एलम टाइप के जो मटेरियल होते हैं। ठीक है, मोलेंट मटेरियल। जैसे कि हम लोग का क्या हो गया, पारा हो गया। ठीक है, पारा, सोडियम, पोटेशियम, और सोडियम, पोटेशियम, एलम। ठीक है, ये सब चीज़ों को जो है यूज़ करते हैं। यूज्ड साल भी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के की तरह मतलब इसमें कूलेंट का काम आता है। ठीक है, यूज्ड सॉल्ट। तो ये होता है हम लोग का न्यूक्लियर रिएक्टर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जो हैं आपस में संलयित होकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन बोलेंगे। न्यूक्लियर फ्यूज़न या नाभिकीय संलयन। जनरली न्यूक्लियर फ्यूज़न हमें क्यों मिलता है, जब दो या दो से दो हैवी जो लाइट न्यूक्लियस जब आपस में संलयित करते हैं। ठीक है, इनका संयोग होता है। ठीक है, इनका फ्यूज़न होता है, तब मास जो है इनका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मास है वो हीट के फॉर्म में क्या बोलना चाहिए, हीट और एनर्जी के फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होगा, ये एनर्जी हम लोग का किस फॉर्म में मिलता है, ये मास में कमी के कारण मिलता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, डेल एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इसका जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में संलयित होकर एक ड्यूट्रियन बनाते हैं। ठीक है, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वो इमिट होता है, और इसमें इतनी एनर्जी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो न्यूट्रॉन है ये मिल के क्या बनाते हैं, लाइट हीलियम का एक क्या बोलना चाहिए, न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, ये जो है रिएक्शन आप लोग को दिया हुआ है, इस टाइप से जो है इनमें डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, और इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज़ के लिए जो रीज़न है वो आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी क्यों मिलती है। सबसे पहला तो मास डिफेक्ट के कारण। ठीक है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल एम। इसमें जो है मास जो है वो कम होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट मास मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो मास में कमी है डेल एम, वो एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ याद रखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कम होता है किसके कंपैरिजन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो बनता है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा होता है, और यही बाइंडिंग एनर्जी में जो चेंज होता है, ठीक है, ये एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं, इसी के कारण जो है यहाँ पे हमें एनर्जी मिलता है। अगर इसका एक और एग्जांपल लें,
आज क्लास में ना बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, देखते हैं कुछ शायद इसमें प्रॉब्लम आ गया है। इसका एक न्यूक्लियर रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3 क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जब आपस में संलयित होते हैं, ठीक है, तब हमें ये 3He2 और एक हाइड्रोजन का एटॉम मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है वो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जब यही हीलियम जो इससे बनता है, ठीक है, और एक ड्यूटेरियम 2H1 आपस में संलयित होते हैं, तब हमें हीलियम, ठीक, और एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन का क्या बोले, न्यूक्लियस बोले, रिलीज होता है, और यहाँ से हमें 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी टोटल अगर हम लोग देखें तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो मिलती है एक बार में। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें, किससे, 1 ग्राम यूरेनियम से। ये हम लोग का ड्यूट्रियम है, 1 ग्राम ड्यूट्रियम के फिजन से। ठीक है, 1 ग्राम ड्यूट्रियम के फिजन से जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर उससे हम लोग कंपेयर करें 1 ग्राम यूरेनियम, ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम के, सॉरी, ये फ्यूज़न से, और 1 ग्राम यूरेनियम के फिजन से, तब इसका जो रेशियो आता है वो लगभग 4.5 आता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 ग्राम ड्यूटेरियम के फ्यूज़न से जो एनर्जी रिलीज होगा वो 4.5 यानी लगभग 5 गुना ज़्यादा एनर्जी होगा किससे, 1 ग्राम यूरेनियम के फिजन से। इसका मतलब ये है कि संलयन में, या फिर क्या बोले, फ्यूज़न में जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, किसके कंपैरिजन में, फिजन। ठीक है, विखंडन, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विखंडन के कंपैरिजन में जो संलयन होता है, संलयन क्रिया, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 4.5 गुना। ठीक है, या लगभग 5 गुना आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसीलिए जो संलयन अभिक्रिया है वो ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, हमारे लिए किसके कंपैरिजन में, फिजन के कंपैरिजन में। लास्ट कुछ पॉइंट बचा है यार, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इसके बाद देखो, कंडीशंस फॉर इंड्यूस्ड, सॉरी, कंडीशंस फॉर मेंटेन्ड मेंटेन्ड फ्यूजन रिएक्शन। अगर हम लोग फ्यूज़न रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल फ्यूज़न रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तब हमें क्या क्या कंडीशन जो है हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहला, आज क्योंकि यहाँ पे दो दो लाइट न्यूक्लियस जो है वो आपस में संलयित होंगे। ठीक है, अब देखो, ये अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है, तब इनके बीच में क्या लगेगा, कूलाम प्रतिकर्षण बल लगेगा। तब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कूलाम प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये क्या होंगे, आपस में संलयित होंगे। यानी ये पास पास आ सके, इनकी इतनी इनके पास जो है वो एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन greater than a repulsion between टू न्यूक्लियस। ठीक है, जो भी दो नाभिक संलयित होना चाहते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उससे ज़्यादा होना चाहिए क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी। और इसी के लिए, ठीक है,
इसी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय हाई टेम्परेचर, यानी कि ठीक है, यानी कि जो मतलब न्यूक्लियर यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर के अंदर ही हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम ऐसा होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है, ये जो मीडियम है वो नॉन एब्जॉर्बिंग होना चाहिए, मीडियम में जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मीडियम में होगा अगर वो जो है इन पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा तब न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो हो ही नहीं पाएगा। तो नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि हाई टेम्परेचर पे जो है हम लोग का जो भी एटॉम्स रहता है वो प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। ठीक है, प्लाज्मा मतलब क्या होता है? प्लाज्मा यानी कि ये जो है आयन्स फॉर्म में होंगे। ठीक है, आयोनाइजाइ आयोनाइजेशन हो जाएगा इनका। ठीक है, जो भी रहते हैं। ठीक है, तो इनमें हम लोग का क्या मिल जाएगा? हम लोग को पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इन प्लाज्मा को जो है वो रखने के लिए सही व्यवस्था होना चाहिए, मतलब प्लाज्मा को क्या बोलना चाहिए? संग्रहण करने के लिए जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन जो है चीज़ें होनी चाहिए, तभी जो है हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन जो है वो क्या बोलना चाहिए? सन एंड स्टार्स में जो है वो सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य और क्या बोलना चाहिए? तारों में जो है हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आज की क्लास में जो है इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग का न्यूक्लियर रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आज क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कोशिश करेंगे कि ये आगे के क्लासेस में जो है वो इस तरह का डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए। एडोर फिज़िक्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।